सोचिए जरा, एक सुबह कोई उठे और उसे पता चले कि उसका वोट देने का अधिकार, उसकी आवाज एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से उससे छीन ली गई है। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों के लिए एक हकीकत है। आज हम उसी एल्गोरिदम के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने लाखों लोगों के लोकतांत्रिक भविष्य पर एक गहरा सवालिया निशान लगा दिया है। ये जो तस्वीर है, ये 2 अप्रैल 2026 की है, पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की। यहाँ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है और 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया है। लेकिन ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं है। इनमें शिक्षक हैं, वही शिक्षक जो हमारे बच्चों को लोकतंत्र के बारे में सिखाते हैं। इनमें किसान हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं। ये आम नागरिक हैं जिन्हें अचानक से बता दिया गया कि वो अब अपने ही देश में वोटर नहीं रहे। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस पूरे हंगामे के पीछे एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। 61 लाख लोग। जानते हैं ये कितना बड़ा नंबर है? ये न्यूजीलैंड की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इतने लोगों के नाम एक झटके में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 60 लाख और वोटरों को एक नई अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में हर 6 में से एक वोटर इससे प्रभावित हुआ। सोचिए, किसी का नाम ना तो लिस्ट में है और ना ही लिस्ट से बाहर। उसे बस एक ब्यूरोक्रेटिक लिम्बो में छोड़ दिया गया है, ये जाने बिना कि क्या वो अपने भविष्य को तय करने में कोई भूमिका निभा भी पाएगा या नहीं। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी वजह क्या थी? खैर, आधिकारिक तौर पर इसे विशेष गहन संशोधन यानी SIR कहा गया। ये वोटर लिस्ट को साफ करने की एक प्रक्रिया थी। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में था एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिदम, जिसे लाखों लोगों की किस्मत का फैसला करने के लिए मैदान में उतार दिया गया था, वो भी बिना किसी खास जांच पड़ताल के। इस प्रक्रिया ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी, संदिग्ध मतदाता। मतलब आपका नाम लिस्ट में है ना लिस्ट से बाहर, बस बीच में लटका दिया गया है। देखिए, 1952 के बाद से 13 बार वोटर लिस्ट में सुधार हुए हैं, लेकिन ऐसी कैटेगरी पहले कभी नहीं थी। ये लोगों पर शक करने का एक नया ही लेवल था, जो उन्हें अपने ही लोकतंत्र में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस करा रहा था। और किसी को संदिग्ध मानने की वजहें क्या थीं? सुनेंगे तो शायद हंसी आएगी। नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, मान लीजिए मुंडाल की जगह मैंडल लिख गया हो, या फिर अगर किसी के और उसके बच्चे के बीच उम्र का फासला एल्गोरिदम के हिसाब से नॉर्मल नहीं था। अब सोचकर देखिए, भारत जैसे देश में जहां सरकारी दस्तावेजों में ऐसी गलतियां कितनी आम बात हैं, वहां लोगों से उनका वोटिंग का अधिकार इतनी मामूली वजहों से छीना जा रहा था। और कमाल की बात यह है कि जिस सॉफ्टवेयर से ये सब किया जा रहा था, उसे लागू करने से पहले ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया। ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई डॉक्टर बिना ये जाने कि दवा काम करती है या नहीं, बस सबको लिखता जा रहा है। चुनाव आयोग के ही एक बड़े अधिकारी ने यह माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। ये तो लोकतंत्र के साथ रशियन रूले खेलने जैसा था। तो ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया के आधिकारिक मकसद क्या बताया गया और जमीन पर इसका असली असर क्या हुआ? चलिए, इरादे और असलियत के बीच की इस खाई को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा असल में क्या कहानी बताता है। सरकार का कहना था कि इसका मकसद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। सुनने में ये एक बिल्कुल साफ लक्ष्य लगता है, लेकिन जब डेटा को खंगाला गया तो पता चला कि ये प्रक्रिया असल में शायद उन्हीं लोगों को निशाना बना रही थी जिनकी रक्षा करने का दावा किया जा रहा था। सबसे पहले तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी वो देखिए। पूरे राज्य में सिर्फ 4.3% वोटर ही ऐसे थे जिन्हें 2002 की पुरानी वोटर लिस्ट से मैप नहीं किया जा सका था। तो जिस समस्या को हल करने के लिए इतना बड़ा अभियान छेड़ा गया, वो असल में उतनी बड़ी थी ही नहीं जितनी बताई जा रही थी। और यहां पर कहानी असल में परेशान करने वाली हो जाती है। जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां अनमैप्ड वोटरों की दर सबसे कम थी, सिर्फ 0.4% से 0.9%। लेकिन जिन इलाकों में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी यानी मतुआ समुदाय के लोग रहते थे, वहां ये दर 9.47% थी, जो राज्य के औसत से दोगुनी से भी ज्यादा थी। तो अगर मकसद घुसपैठियों को हटाना था, तो डेटा तो बिल्कुल उल्टी कहानी कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रक्रिया उन लोगों को सजा दे रही थी जिन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनके लोकतांत्रिक अधिकार को सवालों के घेरे में डाल दिया गया। और इसमें हर तबके के लोग शामिल थे, जो ये साबित करता है कि ये एल्गोरिथम कितना अंधा और कितना खतरनाक था। जरा इस लिस्ट को देखिए। एक कारगिल युद्ध का सैनिक,
एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर, डॉक्टर, वकील। और विडंबना देखिए, यहां तक कि वो बूथ लेवल ऑफिसर जो खुद ये सर्वे कर रहे थे, उनका नाम भी संदिग्ध लिस्ट में डाल दिया गया। अगर ये लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर कौन सुरक्षित है? हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी ने कहा, यह बहुत अपमानजनक और दर्दनाक था। सोचिए, अपने पूरी जिंदगी कानून की सेवा करने के बाद किसी को अपनी ही नागरिकता साबित करनी पड़े। मीडिया में खबर आने के बाद उनका नाम तो वापस जोड़ दिया गया, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि अगर एक रिटायर्ड जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़े, तो एक आम आदमी का क्या होगा? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ असली वोटरों के नाम काटे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी चल रहा था। एक ऐसी प्रक्रिया जो पूरे सिस्टम की ईमानदारी पर ही सवाल खड़े करती है। आरोप ये भी लगे कि फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों के हजारों लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे थे। इसके वीडियो सबूत भी सामने आए, जिनमें कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ता थोक में फॉर्म जमा करते दिख रहे हैं। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं है, ये वोटर लिस्ट में हेरफेर करने की एक सोची समझी कोशिश हो सकती है। और जब डेटा को और गहराई से देखा गया, तो शायद सबसे परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। रानीनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हिंदू बहुल बूथ थे, वहां सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध माना गया। वहीं उसी विधानसभा के मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 35% से 58% तक पहुंच गया। एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, पर नतीजा इतना अलग। ये एक साफ इशारा है कि एल्गोरिदम निष्पक्ष नहीं था, बल्कि शायद धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रहा था। और तो और, जब आखिरी वोटर लिस्ट जारी की गई तो उसे जानबूझकर ऐसी पीडीएफ फाइलों में डाला गया जिन्हें ना तो सर्च किया जा सकता था और न ही जिनका आसानी से विश्लेषण हो सकता था। ऐसा लगा मानो चुनाव आयोग सच को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ऑल्ट न्यूज जैसी संस्थाओं ने, जो सच को सामने लाने के लिए काम करती हैं, मैन्युअल रूप से इस डेटा को प्रोसेस करके जनता के सामने रखा। ये आज़ाद पत्रकारिता की ताकत को दिखाता है। तो अब सवाल यह है कि जिन लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं और इस लड़ाई में आगे क्या उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हैं। अगर कोई पश्चिम बंगाल का वोटर है और इस प्रक्रिया से प्रभावित हुआ है, तो यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं जो वो उठा सकता है। सबसे पहले, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपना नाम जरूर चेक करें। अगर नाम कट गया है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अपील की जा सकती है। कायदे से एक ट्रिब्यूनल हियरिंग के बाद नाम वापस लिस्ट में जुड़ जाना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास समय या साधन नहीं है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। 2 लाख से ज्यादा अपीलें दायर की जा चुकी हैं। और आपको पता है कि कितने मामलों में ट्राइब्यूनल सुनवाई हुई है? सिर्फ 2। ये तो न्याय का मजाक है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जो शायद उम्मीद की आखिरी किरण है कि लाखों लोगों को इंसाफ मिलेगा। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी के वोट देने के अधिकार को एक बिना परखे हुए एल्गोरिदम की गड़बड़ी से मिटाया जा सकता है, तो फिर उस वोट का, उस लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है? ये सिर्फ पश्चिम बंगाल की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी है कि जब हम टेक्नोलॉजी को बिना सोचे समझे अपनी सबसे पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने देते हैं, तो क्या हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा।